आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाते हैं ना, उस दौरान उनसी एनर्जी खारिज होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फॉर एग्जांपल ये सोडियम का एटम है, फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन का एटम है। क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्लोरीन एटम क्या करता है, ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इसके अंदर आता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया ऐसे करके, ये आ गया, और अब इस दौरान ये एनर्जी खारिज करेगा, एनर्जी खारिज करेगा, और ये जो उनसी एनर्जी खारिज होगी ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो या उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एटम क्या करेगा, वो बाहर से एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आप वैलेंस शेल के अंदर बुलाएगा, वैलेंस शेल के अंदर बुलाएगा। जैसे ही वो एक या 2 इलेक्ट्रॉन उस वैलेंस शेल के अंदर आएंगे तो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी खारिज होगी। जब एनर्जी खारिज होगी ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक अकेले गैसेस की शक्ल में मौजूद एटम के अंदर, के एटम के वैलेंस शेल के अंदर, तो फिर वो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब ये है कि यहाँ पर आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब ये है कि ये सॉलिड है, सॉलिड हालत में मौजूद किसी भी सब्सटेंस, सॉलिड में क्लोरीन होगा ना, क्लोरीन है, क्लोरीन के एटम यहाँ पर सॉलिड हालत में मौजूद है, इसलिए हम सबसे पहले इसको सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस दौरान हम इसको एनर्जी देंगे 50 जूल। फिर उसके बाद इस लिक्विड शक्ल में मौजूद क्लोरीन को फिर अब हम क्या गैस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, गैस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, गैस स्टेट में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि इसको मज़ीद हीट करेंगे तो ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 25 जूल एनर्जी दी तो ये गैस स्टेट में वो कन्वर्ट हो गया। अब ये गैस स्टेट में क्या होगा कि अब इसमें एटम क्या होंगे, गैस स्टेट में जो उनसे एटम्स होते हैं उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से हम हर एक एटम को कहेंगे ये क्या है, ये आइसोलेट स्टेट में मौजूद है, अकेली हालत में मौजूद है। ये अकेली हालत में मौजूद है। इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, ये अब अकेली हालत में मौजूद है क्योंकि अब इसके साथ कोई भी एटम नहीं है क्लोरीन का। अब ये आपको पता है कि गैस स्टेट में 2 एटम्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक एटम अकेली हालत में एग्जिस्ट कर रहा है इस सिलेंडर के अंदर। जबकि यहाँ पर सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में क्या था कि एटम्स के दरमियान फासला बहुत कम था, जिसकी वजह से एटम क्या थे, अटैच्ड थे, एक दूसरे के साथ लिंक्ड थे। तो वो लिंकेज एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए थे, तो वो अकेले हालत में मौजूद नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड करवाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों एटम्स के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से
वो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो फिर वैलेंस शेल के अंदर तो फिर एनर्जी खारिज भी नहीं होगी। जब एनर्जी खारिज भी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। किसमें ज़ीरो होगी, सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी, जबकि गैस स्टेट में ज़ीरो नहीं होगी। गैस स्टेट में एटम खाली हालत में मौजूद है, अकेली शक्ल में मौजूद है, अकेली हालत में मौजूद है, तो यहाँ से आराम से एक एटम एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर आ जाएगा। जैसे ही किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहाँ से एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। इस रिलीज़ होने वाली एनर्जी को कहेंगे ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू सॉलिड और लिक्विड में ज़ीरो होती है, जबकि गैसेस हालत में चूँकि एटम आइसोलेट होता है, अकेला होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ठीक है ना, कौन सा एटम है, आइसोलेटेड, अकेली हालत में मौजूद है, और किस फॉर्म में मौजूद है, गैसियस, गैस की फॉर्म में एटम है। ठीक है ना, टू फॉर्म, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ से एनर्जी होगी रिलीज़। एक इलेक्ट्रॉन आया ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने उधार लिया किसी दूसरे एटम से, एक नेगेटिव काम किया, एक नेगेटिव साइन आ गया, और कितने इलेक्ट्रॉन इसने उधार लिए, एक तो यहाँ पर क्या बन गया, एनायन बन गया। टू फॉर्म एन एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added in isolated gaseous atom to form anion is called इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट होता है किलोजोल पर मोल। और इसके जो उनसे एग्जांपल्स हैं वो ये हैं, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है ना तो ये बन जाता है क्लोराइड आयन। तो इस दौरान जो उनकी एनर्जी खारिज होती है वो इतनी नहीं खारिज होती, डेल्टा एच इज इक्वल टू -349 किलोजोल पर मोल। इसी तरीके से ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन एटम को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर हासिल करता है ना ऑक्सीजन का एटम, तो ये बन जाता है ऑक्साइड, और नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितनी एनर्जी खारिज करेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू -141 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी खारिज करेगा। ठीक है ना, माइनस क्यों साइन आया, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव काम हुआ है, एनर्जी खारिज हुई है, एनर्जी खारिज हुई है, माइनस काम हुआ है, एनर्जी खारिज हुई है। ठीक है ना, समझ आ गई। क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो उस दौरान क्लोराइड आयन बन गया, एक एनायन बन गया, तो उस दौरान जो उनसी एनर्जी खारिज हुई वो इतनी खारिज हुई। ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन दाखिल हुआ तो वो बन गया ऑक्साइड आयन। ठीक है ना, यानी कि एनायन बन गया, तो उस दौरान जो उनसी एनर्जी खारिज हुई वो -141 किलो जॉल पर मोल खारिज हुई। तो यहाँ पर फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, एटॉमिक साइज़ इफेक्ट कर रहा है। हमेशा याद रखना कि जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ना तब ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। जब आने वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये आने वाला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के अंदर आ रहा है, इसकी अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा होगी ना तब ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी। जब इस आने वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस के साथ कम होगी तो कम एनर्जी खारिज होगी, यानी कि अट्रैक्शन होगी जब ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा खारिज होगी, यानी कि ई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ज़्यादा आएगी। जब अट्रैक्शन होगी कम, ये सिंपल सा एक फार्मूला ये याद रखना है, अट्रैक्शन होगी कम तो एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज़ होगी। आने वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ जब होगी कम तो एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज़ होगी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कम आएगी। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर एटॉमिक साइज़ की बात कर लेते हैं। एटॉमिक साइज़ क्या है कि जब का ज़्यादा बड़ा, जब एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, यानी कि जब एटॉमिक साइज़ का मतलब क्या है, एटम का साइज़। एटम का साइज़ अगर बड़ा होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की जो उनसी अट्रैक्शन है, या आने वाले इलेक्ट्रॉन की जो उनसी अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम होगी तो एनर्जी कम रिलीज़ होगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कम आ जाएगी। यानी कि एटॉमिक साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा और आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए
न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी। एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब एटॉमिक साइज़ एटम का साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यानी कि एटॉमिक साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी, और जितना एटॉमिक साइज़ छोटा होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा रिलीज़ होगी। जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ जाएगी तो हम कह सकते हैं जब एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ गई है। या एटॉमिक साइज़ का फैक्टर इफेक्ट कर रहा है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक साइज़ की बात होगी। अब हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है कि इंटरवेनिंग अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे ना, जितने ज़्यादा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा कम न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पहुँचेगी इस वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन होगी इसकी न्यूक्लियस की कम हो जाएगी। जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो अट्रैक्शन कम हो रही है तो एनर्जी कम रिलीज़ होगी। जब एनर्जी कम रिलीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट मौजूद होगा किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद, जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचेगी तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब न्यूक्लियस, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे ही ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर कम नहीं होगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर कम नहीं होगी तो ज़्यादा होगी, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन भी आसानी से इसके अंदर दाखिल हो जाएगा। जब आसानी से आ रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन भी आसानी से दाखिल हो जाएगा। जितना ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है वैलेंस शेल के अंदर उतनी ज़्यादा हैवी किस्म की एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होगी, ठीक है ना। एनर्जी ज़्यादा खारिज होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज़ीरो है क्योंकि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़ीरो है। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या, शील्डिंग इफेक्ट होता ये है कि अंदर वाले एटम के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाती है। इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। कि यहाँ पर देखो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर, एस का मतलब है शील्डिंग, ई का मतलब एफ, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा है। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगी, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से कम एनर्जी खारिज होगी। तो कम एनर्जी खारिज होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम आ जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से इसी के उल्ट जब शील्डिंग इफेक्ट होगा ज़ीरो तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाएगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो एनर्जी ज़्यादा खारिज होगी। जब एनर्जी ज़्यादा खारिज होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा इसका पॉइंट है जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैं जी 7, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हैं जी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 4 5 6, यहाँ पर है जी 7 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका न्यूक्लियस के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा, +7 होगा। जब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जो सा होगा उसको ज़्यादा फोर्स मिलेगी कि तू वैलेंस शेल के अंदर घुस जाके, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी तो समझ लेना कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है हमारे पास, हाई है।
शील्डिंग इफेक्ट क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ज़्यादा आ जाएगी। इसी तरीके से अगर न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, +2 होगी। जब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन जो सा होगा, जो सा आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस क्या करेगा, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम कशिश, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन भी कम फोर्स के साथ ये वैलेंस शेल के अंदर आएगा। जैसे ही कम फोर्स के साथ वैलेंस शेल के अंदर आएगा तो यहाँ पर कम एनर्जी रिलीज़ होगी। जब जैसे कम एनर्जी रिलीज़ होगी तो शील्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर क्यों ज़्यादा आई है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर चार्ज ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का जो सा चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज वो ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जैसे न्यूक्लियस के आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मौजूद होगा उतना कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। ठीक है ना। इसी तरीके से नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल में भी यही है कि ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल जो सा होता है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, इसलिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो ये न्यूक्लियस के करीब है, तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा खारिज होगी। और पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल से दूर होता है, और पी ऑर्बिटल से दूर होता है डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल से दूर, सबसे दूर होता है एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल चूँकि न्यूक्लियस के करीब होता है इसलिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इसके ऊपर ज़्यादा होती है, तो जब आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा अट्रैक्शन वाले ऑर्बिटल की तरफ आ रहा है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा खारिज होगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस ऑर्बिटल में बढ़ जाएगी। एस ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू होगी। और जबकि इससे दूर है जी पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है ना। यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर दूर ऑर्बिटल है न्यूक्लियस से, तो पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो वो एस ऑर्बिटल से दूर है, एस ऑर्बिटल से दूर पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में कम एनर्जी रिलीज़ होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ये क्या होगी, इसकी कम होगी, किससे होगी कम, एस ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू से। इसी वजह से डी ऑर्बिटल सबसे तीसरे नंबर पर दूर है, तो जितना ज़्यादा ऑर्बिटल दूर जाता जाएगा ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के लिए वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन डिक्रीज़ होती चली जाएगी न्यूक्लियस से, तो वहाँ पर एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम रिलीज़ होती जाएगी। जैसे ही एनर्जी कम रिलीज़ होती जाएगी, जैसे ही एनर्जी कम रिलीज़ होगी ना, तो एनर्जी कम रिलीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी। इसी तरीके से एफ ऑर्बिटल सबसे दूर है, एफ ऑर्बिटल क्या है, सबसे ज़्यादा दूर ऑर्बिटल है ये, एफ ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा दूर ऑर्बिटल है, यानी कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा, ये एफ ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आएगा, जब एफ ऑर्बिटल में सबसे चौथा ऑर्बिटल है ना, ये न्यूक्लियस से दूर ऑर्बिटल है, चौथा ऑर्बिटल है ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है, तो ये चौथा ऑर्बिटल है, ये चौथा ऑर्बिटल। ये चौथे ऑर्बिटल में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये बहुत दूर है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा ना यहाँ पर, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एफ ऑर्बिटल में कम हो जाएगी। जैसे ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन एफ ऑर्बिटल में आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम होगी तो एनर्जी कम रिलीज़ होगी। जब एनर्जी कम रिलीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी, किसके अंदर, एफ ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब उसके बाद आगे है जी
नेचर ऑफ ऑर्बिटल की भी बात होगी क्लियर। अब हम आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं कि वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू हैज़ पॉजिटिव साइन इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस के अंदर जो उनसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा, वो पॉजिटिव साइन क्यों आती है? यानी कि ऑक्सीजन के केस के अंदर, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के केस के अंदर सबसे पहली वैल्यू जो उनसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की आती है ना, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही हासिल करता है तो इसके ऊपर साइन कौन सा आता है? माइनस का। और इसी तरीके से ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, अब इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके अंदर से 6 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ये 7 इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आ गया है जी नेगेटिव 2 साइन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गया। यहाँ पर आती है डेल्टा एच, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू आती है माइनस में 141 किलो जॉल पर मोल। लेकिन दूसरी वाली वैल्यू जो उनसी आती है वो आती है पॉजिटिव में, पॉजिटिव 844। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव क्यों आ रही है? इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हो ना, दो है, जैसे ही ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हो, ये एक इलेक्ट्रॉन आया इसके अंदर, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया हमने, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा हुआ, तो यहाँ पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, उस दौरान क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब क्या है? यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। कितनी रिलीज होगी वो भी मैंने वैल्यू लिख दी है, -141 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब जैसे ये यहाँ पर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है। अब जो 8वां वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो जब आने की कोशिश करेगा ना, तो ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उसको आने नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको फोर्स लगाएंगे, उसको हम अपनी तरफ से एनर्जी देंगे ताकि घुस इस वैलेंस शेल के अंदर और इसको ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल कर दे ऑक्सीजन एटम को। तो इसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो उनसे हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ज़बरदस्ती हमने इसको एनर्जी दी है कि तू इस ऑक्सीजन एटम को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल कर दे, ठीक है ना, मैं आपको एनर्जी देता हूँ क्योंकि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तुझे घुसने नहीं देंगे। जब हम इसको ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश करते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो उस दौरान हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड की है, कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है? +44, 844। फिर जाके ये इलेक्ट्रॉन घुसता है इसके अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, चूँकि पहली दफ़ा जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया था ना, तब नेगेटिव चार्ज कम था, तब 6 इलेक्ट्रॉन थे। 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वो ज़्यादा इसको रिपेल नहीं करेंगे आने वाले इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन अब मौजूद हैं इसके अंदर, जब 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन जो उनसे पहले से मौजूद है वैलेंस शेल के अंदर, वो क्या करेंगे? वो 8वें इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे। जब वो आने नहीं देंगे तो हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे 8वें इलेक्ट्रॉन को कि तू जा घुस उसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर, और उसको ऑक्सीजन एटम को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल कर दे। तो हम उसको अपनी तरफ से एनर्जी जो उनसे प्रोवाइड करेंगे ना, वो पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव में क्यों आ रही है? क्योंकि हमने एनर्जी ऐड की है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? ऐड करवाना। हमने ऐड किया एनर्जी, फिर जाके इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल के अंदर घुस गया और उस ऑक्सीजन एटम को ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल